नेताजी की जो दुश्मनी थी वो पॉलिटिकल दुश्मनी थी, जैसे आज की दुश्मनी और पहले की दुश्मनी नहीं थी। अखिलेश जी नेताजी के लड़के, तो दूध दही से प्यार था कि ऑस्ट्रेलिया वाला पिज्जा माइक्रोनी? ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेल जी, वो तो बताते हैं कि फुटबॉल के हम बढ़िया खिला थे। और क्रिकेट भी देखा है आपने, खेला था, जी। क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, फेवरेट खाना क्या है उनका? ये चीज है, गाड़ी उन्हें बहुत पसंद, जी गाड़ी की उन्हें बहुत शौक। आज भी पता लगा कि बहन जी इस गाड़ी से चलती हैं, फेवरेट ये गाड़ी उनकी है फेवरेट गाड़ी है। जी। तो उन्होंने गाड़ी को तुरंत, उस गाड़ी को कभी इन्होंने चढ़ा नहीं, वो गाड़ी बहन जी को ही दे दी। अखिलेश यादव जी फूलन देवी जी से मिलते थे? फूलन देवी जी बहुत लाड़ प्यार करती थी इनको। अखिलेश यादव जी 25 साल आप अखिलेश यादव जी के साथ रहे, कोई ऐसा यादगार पल हो कि जो आप कभी नहीं भूलेंगे? ऐसी कोई घटना घटी, किसी की मदद कर दी है, या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं, कहीं जात देखकर काम करते हैं? रथ लेकर के निकलेंगे तो युवाओं में एक जोश आएगा, युवाओं में एक विश्वास पैदा होगा। कहा जाता है किसी नेता के बारे में अगर जानना हो तो उस नेता के बारे में, या किसी भी बिजनेसमैन या बहुत बड़ा चेहरा के बारे में जानना हो तो सबसे ज़्यादा उनके ड्राइवर और उनके सुरक्षा अधिकारी जानते हैं। हमारे साथ अखिलेश यादव जी के सुरक्षा अधिकारी विशुनदेव यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जनवरी 1998 से आप अखिलेश जी की सुरक्षा में थे 2020 तक। कितना यादगार रहा सर पूरा 24-25 साल? देखिए, ये समय समय पर बदलता रहा, लेकिन बहुत यादगार रहा, जी क्योंकि उस समय से हम लोगों ने देखा, जब मैं गया था तो माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शिक्षा पूरा करके घर वापस आए थे। और तब मैं गया था, नेताजी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे जी और अभी राजनीति की कोई चर्चा नहीं थी। जी तो चर्चा होती थी कि राजनीति करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन राजनीति के नेताजी के सारे गुण अंदर दिखने लगे थे। कहते हैं ना, होनहार वीरवान के हो चीकने पात, तो वो सब चीज़ें आ रही थी, चर्चा का विषय था। जी उसी समय से फिर एक दौरा हुआ, एक तरह से समझिए कि प्रयोग किया गया। आजमगढ़ गए हम लोग लेकर के, तो जो उनके साथ जो हुजूम उतरा, जो मोटरसाइकिलों का, जो गाड़ियों का जो काफिला चला, जब राजनीति में अखिलेश जी की एंट्री हुई। हाँ, अभी एंट्री नहीं हुई, अभी तो समझ लीजिए कि एक ट्रायल होता। 1998 की कहानी बता रहे हैं आप। 1998 के ट्रायल था। तो वहाँ से ये हम लोग महसूस करने लगे कि यार अगर ये राजनीति में आएंगे तो बड़ा तूफान, तहलका मच जाएगा। तहलका मचेगा। हाँ। क्योंकि इतनी गाड़ियाँ, इतना लोग, इतना क्रेज था उस समय, बहुत क्रेज था। तो ये लगने लगा था कि ये भविष्य के आदरणीय नेताजी के जी बिल्कुल उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और उनसे भी आगे जाएंगे। बाहर से अखिलेश जी पढ़कर आए थे, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे, तो आपको जब पता चला कि अखिलेश यादव जी हैं, नेताजी के पुत्र हैं, उनकी सुरक्षा देखना है, तो कैसा महसूस हुआ सर आपको? महसूस से ये हुआ कि चूंकि नेताजी Z+ सुरक्षा में थे, आप भी पहले थे नेताजी की सुरक्षा में। मैं इनके यहाँ गया तो जब ये राजनीति में नहीं थे तो मैं काम नेताजी के साथ 2 साल किया जी, क्योंकि इनका आना जाना मोमेंट नहीं था, पॉलिटिकल नहीं था, तो इसलिए कहीं आना जाना नहीं था। तो नेताजी के साथ भी मैं चला 2 साल। फिर उसके बाद जब फिर इनकी शादी होती है, फिर इसके बाद चुनाव आ जाता है कन्नौज का, तो फिर परमानेंट तब से वही चलने लगा। और फिर समय के हिसाब से सब कुछ बदलता रहा और बदलते बदलते देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। जी। जब पहली बार अखिलेश जी से आप मिले सुरक्षा अधिकारी के तौर पे, जब आप मिले तो क्या बातचीत हुई, कैसा महसूस हुआ, कि कैसा व्यक्तित्व लगा उनका? वो देखने से पहले जैसे ही मुलाकात हुई तो परिचय हुआ, जी कहाँ से रहने वाले हैं, बताया हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं और ये है। उन्होंने कहा कि आप भी स्पोर्ट करते हैं, क्योंकि बड़े स्पोर्ट के बहुत शौकीन थे। मैं कुश्ती और रेसलिंग करता था, तो उनको ये लगा कि
बड़ा मतलब उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया जी कि ये भी स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि माननीय अखिलेश जी स्पोर्ट करते थे और बड़ा खेल कूद से बड़ा मतलब उनको एक लगाव था, खेल से बहुत शौक थी। तो अब एक लाइन मिल गई तो थोड़ा से एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमें तो हम पसंद करते थे, लेकिन उनको भी लगा कि हाँ, जो हमारी सिक्योरिटी में आया है ये आदमी स्पोर्ट्समैन है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, पूछ लेता हूँ। आप पुलिस में थे, जी। तो किसी वीआईपी की सुरक्षा में कौन सा मतलब होता है कि वीआईपी की सुरक्षा में जाना होता है? कोई ट्रेनिंग होती है, कोई परीक्षा होता है? अच्छा, वो देखिए ये है कि वो पुलिस का एक पार्ट है, जी कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग, पीएसओ कोर्स, कमांडो कोर्स। जैसे मैंने कमांडो कोर्स जी किया था, पीएसओ कोर्स किया था, तो ये तमाम ट्रेनिंग होती है। तो जो प्रदेश की जो बड़ी सिक्योरिटी है, जैसे नेताजी बड़े नेता थे और Z+ की सिक्योरिटी सबसे बड़ी, एसपीजी के बाद Z+ ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। जी तो Z+ सिक्योरिटी नेताजी के पास थी, तो वातावरण उसी तरह का था। तो हम लोग ये जानते थे, और जो ट्रेनिंग करके और पुलिस विभाग, उनको जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे और जिनका कैरेक्टर रोल वगैरह अच्छा था, जो फिजिकली बहुत अच्छे थे, और इस तरह से थोड़ा उनका होता है, प्रशिक्षण कराते हैं, प्रशिक्षण करा के तब इन ड्यूटियों में लगाते हैं। यानी पुलिस के सबसे क्रीम लोगों को लगाया जाता है। जी। आप अखिलेश जी की सुरक्षा में थे। अखिलेश जी जब सांसद भी नहीं थे, युवा थे, तो क्या जलवा था कि मुख्यमंत्री के लड़के हैं, रक्षा मंत्री के लड़के हैं, पूरा जलवा तो रहता रहा होगा, एकदम भौकाल में चलते रहे होंगे। देखिए, भौकाल तो था, नेताजी का इतना बड़ा कद था जी कि आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप के लीडर थे। और चूंकि नेताजी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि उस समय तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा व्यक्तित्व का कोई आदमी नहीं था, कोई नेता नहीं था। जी वो भी ओबीसी के तो बड़े नेता थे। जी तो लेकिन माननीय अखिलेश जी को ये घमंड नहीं था कि मैं फला का लड़का हूँ, ये है वो है, इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, और बिल्कुल एकदम सामान्य परिवार की बोल भाषा, किसी तरह का अहम नहीं था कि मैं इतने बड़े पिता का पुत्र हूँ और मेरे पिताजी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं था। नेताजी संघर्षों से निकले नेता थे। उनके लड़के अखिलेश यादव जी उनकी सुरक्षा में रहे, और उस समय नेताजी के दुश्मन खूब थे, और अखिलेश जी राजनीति में एक्टिव नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं था। तो चैलेंजिंग तो रहता होगा कि सुरक्षा में रहना है, सुरक्षा देखना है, कोई चूक ना हो जाए, और अकेले भी थे आप। हाँ, देखिए ऐसा था, लेकिन तमाम दुश्मन थे उस समय, बलराम यादव से लेकर तमाम। देखिए नेताजी के, वो पहली बात तो ये आप समझ लें कि नेताजी की जो दुश्मनी थी वो पॉलिटिकल दुश्मनी थी। जैसे आज की दुश्मनी और पहले की दुश्मनी नहीं थी। आज की दुश्मनी पॉलिटिकल नहीं रह गई है। लोग किसी को बर्बाद करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की दुश्मनी रखते हैं। जी नेताजी इस तरह के कोई दुश्मनी कभी किसी से नहीं रखा। और वो नेताजी समझिए कि पॉलिटिकली मानते थे कि पार्टी के ये दूसरी पार्टी के हैं, इस पार्टी के, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेताजी हर पार्टी के, हर बड़े नेता से उनके बड़े अच्छे संबंध थे और बहुत शिष्टाचार था उनका। हम दिल्ली जाते थे, नेताजी आप समझिए कि जितने टॉप के इंडिया के लीडर थे, सबके यहाँ इनका आना जाना था जी और सबसे बड़े अच्छे संबंध थे। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में सिर्फ नेताजी को नेताजी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी नेताजी कहते, संबोधित करते थे। जी जब प्रणब मुखर्जी थे तो मैं वहाँ खड़ा था, उन्होंने बोला अखिलेश जी नेताजी कैसे हैं। तो मैंने देखा कि अन्य दलों के जो चोटी के नेता थे, बड़े वो नेता थे जो। बड़े नेता जी। थे, वो नेताजी को नेताजी नेताजी कहते कहते थे। थे। इतना माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का इतना बड़ा कद था कि हर दल का बड़ा नेता नेता मानता था। अभी हम 1998 की ही चर्चा कर रहे हैं, जब विशुनदेव सर अखिलेश जी से मिले, तो अभी अखिलेश जी उस समय कैसे थे उस बात की चर्चा करते हैं। नेताजी पहलवान थे सर,
अखिलेश जी नेताजी के लड़के, तो दूध दही से प्यार था कि ऑस्ट्रेलिया वाला पिज्जा माइक्रोनी ऐसा ये सब? देखिए पिताजी के गुण बच्चों में आते हैं। जी माननीय नेताजी का जो खेल कूद के प्रति लगाव था, पहलवानों का लगाव था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगाव जो था खेल कूद से, जैसे अच्छा कुदरती इनको था, ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेल, जी, वो तो बताते हैं कि फुटबॉल के हम बढ़िया खिलाड़ी थे। और क्रिकेट भी देखा है आपने, खेला था, जी। क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलते थे। इतना खेल तो करीब बहुत अच्छा खेलते थे। अपने घर में उन्होंने बना भी रखा था, जी खेलने का बैडमिंटन कोर्ट भी बना रखा था, सारा चीज़ बना रखा था खेलने का। तो नेताजी के जो खेल के जो प्रति लगाव था, वो लगाव माननीय अखिलेश जी के भी बहुत अच्छा था जी। और बहुत पसंद करते थे नेताजी लोगों को। कुश्ती लड़ते थे खेल में और अखिलेश जी फुटबॉल क्रिकेट। हाँ, अब नेताजी के ज़माने में कुश्ती का कुश्ती अलग होता क्रेज था, था जी। भाई। नेताजी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए थे, नेताजी गांव में से उठ के आए थे, अभी उनके लड़के थे, तो अब ये गांव से आना जाना था, जी। लेकिन इनकी लाइफ में और उनके लाइफ में बहुत फर्क है। नेताजी गांव में पैदा हुए थे और उनका इस तरह का था। माननीय जी का भाई, अब नेताजी के उस कद के उनके लड़के थे, जी तो उनके में तो फर्क रहे, वो विदेश पढ़े, वहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, तो वो तो इतना तो फर्क रहेगा। अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, फेवरेट खाना क्या है उनका? इंडियन खाना आप या फिर? देखिए, जब से मैं उनके संपर्क में आया, जी, वो इंडियन भोजन ही ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या बहुत ज़्यादा क्या था जो और पसंद आप था? समझ लीजिए कि आपको यकीन नहीं होगा, जी और उसके पहले चाहे उन्होंने जो खाया पिया हो, और लेकिन मैंने देखा कि जैसे यहाँ का ट्रेडिशनल है, जैसे इटावा का आलू, आलू मठा। माठा के आलू, जी, वो खाना, और अब भुना हुआ आलू। अपने पूर्वांचल में नहीं देखने को हाँ, मिलता ये आलू हाँ, तो मठा। अभी देखा मैंने जी भुना हुआ आलू और चटनी बहुत पसंद है उन्हें, जी बहुत पसंद करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जा रहे हैं तो उनको लगा कि ये आलू है, तो उन्होंने मंगाया आलू और चटनी। जैसे वो खाएं तो उनको क्या है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, लेकिन गांव देहात के खाना उनको ज़्यादा पसंद है और बहुत सादा, बहुत नॉर्मल खाना खाते हैं। हाँ, दूध उनको शाम को खाना खाने के बाद पसंद कहीं है भी दूध। जाते थे तो दूध 1 गिलास जरूर पीते। दूध, वो बाहर भी जाते थे तो शाम को उनको 1 गिलास दूध चाहिए था, 1 गिलास दूध पीते। गाय भैंस भी पसंद था? अब जो उपलब्ध हो जाए। हाँ, नहीं गाय भैंस पसंद थी कि नहीं? जाते थे गौशाला में, घर पे जो थी वहाँ पे जाते थे नहीं, उस समय 1998 इनके समय? पास तो गाय भैंस सब कुछ थी, जी लेकिन देखने का शौक है कि हमारे पास, बस इतना जानना चाहते थे कि हमारे पास कितनी गायें हैं, हाँ अच्छी गाय हैं, कितनी अच्छे जानवर हैं। गए, देख लिए, तो उनको ये था कि जानना चाहते थे कि हमारे पास गाय भैंस कितनी अच्छी हैं और कितने जानवर हैं, कौन जानवर कितना दूध देता है। तो ये जानकारी उनको रखते थे और उनको बड़ा प्रसन्नता होती थी कि हमारे पास 20 गाय हैं, तो 20 गाय, कौन गाय सबसे अच्छी होती है, ये दूध प्रजाति किसका की अच्छा गाय था, है किस ये, जाति- हाँ, जी। ये सब इसका दूध शौक गाढ़ा होता है, इसका पतला होता है। ये सब तो उनको इंटरेस्ट था, ये जानना जी। चाहते थे, ये सब चीज़ें करते थे वो। गाड़ी फेवरेट कौन थी उस समय 1998 हाँ, समय? देखिए, ये चीज़ है, गाड़ी उन्हें बहुत पसंद, जी गाड़ी की उन्हें बहुत शौक। आज भी आप सोचिए, जब ये मुख्यमंत्री हुए तो गाड़ी मर्सिडीज उन्होंने मंगाया, बुलेट प्रूफ, जी और जो गाड़ी पैराडो बहन जी ने मंगाया था, मायावती जी ने, वो गाड़ी इन्होंने उनको ही छोड़ दिया, वो उस गाड़ी को नहीं लिया। उन्होंने बिल्कुल, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जो बहन जी की गाड़ी है, जिससे वो चलती थी, जो उनकी मनपसंद गाड़ी थी। मनपसंद है, ये गाड़ी उन्हीं के पास रहे, उन्हीं के पास रहे। इन्होंने गाड़ी अलग से मंगाई। कोई ऐसी राजनीतिक भावना नहीं कि ना, गाड़ी ना, मिल जा रही रख ले रहे हैं? ना, ना, ये कोई लोग, ईर्ष्या जलन नहीं कि विपक्ष की नेता हैं, मुख्यमंत्री थी, इन्हीं के खिलाफ 2007 से 12 तक हमने आंदोलन किया। उन्होंने ये कहा कि जितनी गाड़ियां
उनको ले जाना चाहती हैं, सारी गाड़ियां उनको दे दी जाएं, हम्म, जितना स्टाफ मांगती हैं, जैसे होमगार्ड के इतने थे, तो उन्होंने कहा कि जितना होमगार्ड उनको उनके तरफ से जो मांग आया है, भाई मांग होती नहीं कि हमको इतना चाहिए, हम्म, उससे उन्होंने कहा कि 20-25 होमगार्ड और एक्स्ट्रा दिए। उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने मांग किया उससे ज़्यादा दे देना, कम नहीं। सुरक्षा में कोई कुछ नहीं। और जितनी उनकी गाड़ियां थी, पता लगा कि बहन जी इस गाड़ी से चलती हैं, फेवरेट ये गाड़ी उनकी है फेवरेट गाड़ी है जी। तो उन्होंने गाड़ी को तुरंत, उस गाड़ी को कभी इन्होंने चढ़ा नहीं, वो गाड़ी बहन जी को ही दे दिया और फिर ये अपनी गाड़ी लाए। आज मुझे लगता है कि उसी गाड़ी से वर्तमान मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और मर्सिडीज की और कंपनी से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाया जी। और गाड़ी की उन्हें बहुत शौक है, तो मैं जानता हूँ गाड़ी का, खाने का और कपड़ा पहनने का, उनको ये उनकी बहुत अच्छी शौक है। अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छे खाना खाना और अच्छी गाड़ी से चलना। और वो तो मान ली अपने लिए नहीं, वो सिक्योरिटी को भी अच्छी गाड़ी दे। जब सरकार चली गई तो उन्होंने इसजू गाड़ी पूरी फ्लीट के लिए मंगाया और उसी गाड़ी से देखिए वो पूरी फ्लीट चलती है जी। और अच्छी गाड़ी मंगाती थी। और नेताजी को भी ये शौक था। आपको एक बार नेताजी ने, ये जो बीजेपी के वो मंदिर के आंदोलन के वो नेता थे कटिहार जी, विनय कटियार, विनय कटियार जी, एक बार एक शादी में जी, नेताजी से मिले और मिलने के बाद देखिए आज मिल ले कोई तो लोग पार्टी से निकाल देंगे, क्या क्या है, कोई डर के मारे मिलता नहीं है। अरे बाटी चोखा खाने पे तो ये हाल है, ब्राह्मण विधायक बाटी चोखा खाए। तो वो जो हुआ, उन्होंने नेताजी से कहा कि नेताजी हमारे फ्लीट की गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं और उसी दिन दूसरे दिन नेताजी ने उनके फ्लीट की सारी गाड़ियां बदलवा दी, सब गाड़ियां उनकी चेंज करा दिया, नई गाड़ियां दे दी। ऐसा नेता और इस विचार का, इस सोच का नेता अब भारत में नहीं पैदा होंगे। आज तो लोग गाड़ियां छीन ले रहे हैं, मकान छीन ले रहे हैं, देश बस घर गिरवा दे रहे हैं, इनके घर खाली करा दिए और उसमें जंगल लगा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हुआ। घर कम से कम अखिलेश जी ही रहते वहाँ पे। हाँ, तो कम से कम यही लोग रहते, घर साफ खाली सुथरा करा रहता हो तो करके। बंद है पूरा। ये द्वेष है ना, ये द्वेष है ना। तब नेताजी थे, किसी भी पक्ष के नेता का काम उन्होंने नंबर 1 पर करते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी, विपक्ष का कोई भी विधायक, कोई नेता उनसे मिलता था तो सबसे पहले कहते थे कि इनका काम करिए। मुझे लगता है कि अब तक के राजनीति में जो मेरी जानकारी में है कि विपक्ष के कोई ऐसा नेता नहीं है जो दूसरे विपक्ष के नेताओं को इतना महत्व दे। आप सोचिए कि एक समय था कि कांग्रेस के सारे नेताओं को कालिदास पर दावत दिए और उनके सारे काम हुए, बल्कि उनकी सरकार में उतने उनके विधायक नहीं करा। ब्रजभूषण सिंह भी किस्सा खूब सुनाते हैं नेताजी से जुड़ा। और आप देखिए जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता जितना काम माननीय अखिलेश जी से लिया, आज वो अपने मुख्यमंत्री से उतना काम नहीं ले सकते। अभी आप हेमा मालिनी जी ने, जो सांसद है मथुरा से, उन्होंने क्या कहा कि जो काम नेताजी और माननीय अखिलेश जी ने मुझे, जो कुछ मैंने मांगा सब कुछ मुझे दिया और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। अभी 1 हफ्ता पहले का स्टेटमेंट। तो ये बड़े दिल के लोग हैं, बहुत विशाल सोच के लोग हैं। इस सोच के अब नेता पैदा होना बड़ा मुश्किल है। अखिलेश जी की जब पहली बार राजनीति में एंट्री हुई, क्या है किस्सा हो सर? जब पहली बार कोई रैली हुआ, कोई जनसभा हुआ, वहाँ गए होंगे और खूब भीड़ देखे होंगे आप। नहीं देखिए, जब वो राजनीति में आए तो मैंने बताया ना कि एक दौरा वहाँ आजमगढ़ किया था, पहला दौरा था। फिर इसके बाद और मीटिंगों में कई जगह गए तो राजनीति से थोड़ा दूर रहते थे। जब राजनीति में नहीं थे तो जाते थे, घूमते, लेकिन तो वो कहीं लाइट में नहीं आना चाहते थे। कोई न जाने अपना, हम लोग गए इधर से घूमते हुए चले, कोई जान नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया, ऐसे इस तरह से करते थे। तो वो एक अलग चीज़ है। और लेकिन जब राजनीति में आए, जब ये हुआ कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तब शादी के बाद, हाँ,
जनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी ने कहा कि जनेश्वर मिश्रा जी से हमेशा मिलते रहना, और जनेश्वर मिश्रा जी बहुत मानते थे इनको और ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। नेताजी का कहना था कि जनेश्वर मिश्रा जी का मतलब यह है कि राजनीतिक चीज़ें, राजनीति के गुरु मंत्र होते हैं, वो कहते थे जनेश्वर मिश्रा जी से आप सीखना। तो जनेश्वर मिश्रा जी इनको पुत्र से ज़्यादा मानते थे और ये भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा सम्मान करते थे जनेश्वर मिश्रा जी का। और नेताजी करते थे, उसका जीता जागता प्रमाण है। जनेश्वर मिश्रा पार्क जी अमर हो गया। कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। कन्नौज से अखिलेश यादव जी पहली बार चुनाव लड़ते हैं। क्या था किस्सा जब पहली बार कन्नौज गए, उसके बाद चुनाव कैंपेनिंग किए, आप भी वहाँ थे, क्या था किस्सा? पूरी भीड़ कन्नौज में, वो माहौल बना कि अखिलेश यादव जी उपचुनाव में सांसद बने। देखिए, कन्नौज में सारी ताकतें मिल करके पूरा षड्यंत्र किया। एक नारा निकला था कि गणेश पूजन का, और डंपी अकबर अहमद डंपी चुनाव लड़ रहे थे, और सब लोग जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरा गया था, चक्रव्यूह बना करके, उसी तरह से सारी पार्टियों ने इनको घेरा था। बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सबने घेरा। लेकिन नेताजी का कुशल नेतृत्व और उनके पुत्र होने का, ठीक है, और पार्टी का, और सब मिला करके और उस चक्रव्यूह को तोड़ करके और ये चुनाव जीत करके आए। क्या था समीकरण, क्या था? कन्नौज तो गढ़ था, और अखिलेश जी जब पहली बार लड़ने गए वहाँ पे तो युवाओं ने उनको हाथों हाथ लिया, पूरे कैंपेनिंग हुई, स्टार भी आए वहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि नेताजी का इतना बड़ा कद, और ये उनके इकलौते पुत्र, और वो भी ऐसे पुत्र जो सबको नहीं प्राप्त होगा। नेताजी को अखिलेश जी ऐसे पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे जो बहुत कम लोगों को मिलेगा। अखिलेश यादव जी की शादी का एक फोटो वायरल होता है सर, फूलन देवी जी पीछे से आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ, आप भी देखे होंगे। हाँ, मैं मौजूद हूँ, वहाँ भी थे। हाँ। तो फूलन देवी जी को कितना मानते थे अखिलेश जी? क्योंकि फूलन देवी जी को एक तबका है जो पीडीए बात करते हैं, तो पीडीए तो अपना मानता है उनको। निषाद समाज से थी वो, संघर्ष भी लोग बिरहा के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने पूर्वांचल में गाते बजाते हैं। देखिए, फूलन देवी जी इस समाज की एक नजीर है जी। उनके साथ जितना अत्याचार हुआ, जितना उत्पीड़न हुआ, जितना ये हुआ, और उससे 5 कदम आगे बढ़ के नेताजी ने जो काम किया, उनको राजनीति में लाया और सांसद बनाया। अब ये देखिए, बहुत टेढ़ा काम, इतना बड़ा रिस्क लेना। समाज में कितनी बार उंगलियां नेताजी पर उठी कि एक गरीब तबके की महिला, जो बहुत निचले स्तर की महिला को और राजनीति में ले आना, जो बिहार में रही, चंबल में रही, और उस तरह के आदमी को इस तरह से उठा करके वहाँ से ले आना, ये नेताजी की दिलेरी और नेताजी की सोच और नेताजी की जो एक गरीब के प्रति, एक दलित के प्रति, पिछड़े अल्पसंख्यक और मजलूमों के, बेलाचार बेबस लोगों के प्रति उनकी सोच प्रदर्शित होती है फूलन देवी को इस तरह के राजनीति में ला करके, और उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। यही तो नेताजी की सोच है, जो आज उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सच में वो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वो एक जनक हैं, एक पितामह है, भगवान स्वरूप है। अखिलेश यादव जी फूलन देवी जी से मिलते थे? हाँ, खूब मिलते थे, बहुत शौक से। उनका प्रचार करने गए, मिर्जापुर गए थे प्रचार में। फूलन देवी जी बहुत लाड़ प्यार करती थी इनको, अखिलेश यादव जी को। हाँ, बहुत प्यार, मैं साथ रहा हूँ, बहुत प्यार करती थी। और माननी जी बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। आप सोचिए, शुरू में ये लगा कि इतने बड़े कद का आदमी, इतना बड़ा नेता, और एक निचले तबके की महिला, और जिसको डाकू की
संज्ञा दी गई हो, जो डाकू के रूप में जानी जाती थी, बीहड़ की इतनी बड़ी कुख्यात डाकू के लोगों ने, समाज ने बना दिया था, नाम सुनते ही डर लग जाए सबको। डर लग जाता था, उनको इतना रिस्पेक्ट देना और उनका सम्मान करना, उनका पैर छूना, ये नेताजी की सोच का जो था, नेताजी के जो भाव थे, उस भाव को इन्होंने उसको और ऊपर बढ़ाया और उससे ये से निकल के आता है कि नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी गरीबों के प्रति, पिछड़े समाज के प्रति और महिलाओं के प्रति और जो लोग दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति किस तरह की भावना रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, ये प्रदर्शित करता है। 25 साल आप अखिलेश यादव जी के साथ रहे, कोई ऐसा यादगार पल हो कि जो आप कभी नहीं भूलेंगे? ऐसी कोई घटना घटी, किसी की मदद कर दी है या कोई ऐसी घटना घटी हो जो आप कभी नहीं भूलना चाहें? कुछ बच्चे जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनको पढ़ाई करा दिया, ऊंची शिक्षा दिला दिया, सब कुछ करा दिया। तो और जो कुछ स्पोर्ट्स में लड़के बड़े प्रतिभावान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उसको आगे जा सके, पार्टिसिपेट कर सके। अभी भी कुछ बच्चे हैं कि अखिलेश यादव जी उनको पढ़ाते हैं, बहुत फीस हर महीने पहुंच जाता है। हाँ, बहुत, लेकिन वो कहीं लाइट में नहीं है। वो तो हम बताएं, नवरत्न को भी पढ़ाते हैं SFM, जिसकी आप चर्चा की। उसको भी ऐसे बहुत लोगों को इलाज बहुत कराया, जान बहुत लोगों का इलाज कराया। एक गौरव दुबे था इटावा का, विदेश में उसका इलाज कराए, भला बेचारा बचा नहीं, लेकिन माननी जी ने, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने किस तरह से उसकी मदद की और अमेरिका में उसका इलाज कराया। अमेरिका भेजे थे? हाँ, पैसा देकर खुद? हाँ, सब अपने पैसे से खर्च करके सब कुछ किया था। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा जो खर्चा लगा अखिलेश यादव जी ने, सारा पैसा, सारा सब कुछ खर्च करके उसका इलाज कराए। लास्ट तक वो बेचारा नहीं बचा, उसकी अलग बात है। यहाँ कोशिश की पार्टी के देखिए जितने बड़े बड़े थे, आप कोरोना में अपने पार्टी के माननीय आजम खान साहब का इलाज में देखा आपने, कितना सक्रिय होकर के नेताजी ये सक्रिय होकर के, और जिस तरह से सरकार उनके पीछे पड़ी थी, वो तो इन लोगों की सूझबूझ था और इन लोगों ने ले आकर के मेदांता में इलाज करा दिया कि आज माननीय आजम खान साहब हम लोगों के बीच हैं। नहीं तो सरकार के जो रवैया था, जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा था, तो शायद वो बेचारे न रहते। लेकिन इन लोगों ने मेदांता में ले आकर के किस स्तर पर इलाज कराया कि आज हम लोगों के बीच। एक सवाल मेरे मन में आया है, मैं पूछ लेता हूँ। आप अखिलेश यादव जी के साथ 24 साल रहे, भाजपा के लोग या फिर विपक्षी का ये आरोप लगाते हैं कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं, कहीं जात देखकर काम करते हैं? क्योंकि 86 में 56 यादव SDM का भी आरोप अखिलेश यादव जी पे लगा, बाद में उसका खंडन भी हुआ, लेकिन तब समय निकल गया था, सरकार चली गई थी। देखिए, और योगी जी तो अभी भी विधानसभा कह देते हैं। अखिलेश यादव जी जैसा सामान्य व्यवहार रखने वाला नेता तो अब किसी दल में नहीं मिलेगा, कोई है ही नहीं है। और जो लोग जातिवादी कहते हैं, इधर 10 सालों में अब जातिवाद का जो सीमा है वो टूट गई है। पहले लोग कहते थे, अच्छा ये वही लोग हैं जो खुद जातिवादी का काम करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस जातिवाद की सीमा का आखिरी हो गया है। अब जातिवाद के बारे में कोई बात करना अब मुझे लगता है कि कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि जातिवादी की जितनी सीमाएं थी सब टूट गई। अब कोई जातिवाद का वो नई चीज रह गया। और देखिए, ये लोग अभी जाति देख करके नौकरी में, पोस्टिंग में, अधिकारियों में वहाँ जाति देख करके आरक्षण मामला अब चल ही रहा है। OBC का पूरा आरक्षण खा गए, अपने लिए सब सुरक्षित कर लिए, इनके सारे आरक्षण खा गए, OBC का, दलित का सब खा गए। और ये जो है, अभी देखिए, अगर उनकी किसी जाति का आदमी अपराधी है, अगर आपने कह दिया कि ये अपराधी है, तो वो अपराधी के बारे में
पढ़ना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? फिर दूसरी जाति के लोगों का नाम ले आएंगे, वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं सवर्ण जात का हूँ, मैं अपराधी हूँ, मेरे बारे में आपने प्रश्न उठाया, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब ये बात को इस पे चर्चा नहीं करूँगा। 10 यादव का मुसलमान का नाम ले आकर के आपके सामने रख देंगे। एक घटना हुई थी, आप तो ये जो बरसात में उसके यहाँ क्या नाम है, ये ताज होटल के यहाँ कोई एक महिला एक मोटरसाइकिल से जाती है, जो से कुछ लड़के नहा रहे थे, अभद्रता करते हैं, तो वो वायरल हुआ। हाँ, वो जब हुआ तो जानते हैं, जब इनके ऊपर लगा, सदन में उठा, तो बताइए एक संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर रह करके मुख्यमंत्री एक यादव और मुसलमान का नाम, पवन यादव, मोहम्मद अयाज जैसे कुछ नाम, ऐसे नाम ले लिया, जो कि दोनों मौके पर नहीं थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग जातिवाद की रोटी खा रहे हैं, जातिवाद उनके रग रग में भरा है, तो वो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। अखिलेश यादव जी जातिवादी नहीं, कभी नहीं। जातिवादी होते तो जनेश्वर मिश्रा पार्क बनता, जातिवादी होते तो माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होते, जातिवाद का होता तो पवन पांडे वहाँ के वो होते, वहाँ से मंत्री होते, अयोध्या से, और सांसद अवधेश प्रसाद जी वहाँ सांसद होते। बताइए कौन? और इनके आप पूरा उठा करके देख लीजिए, किस आधार पर कहते हैं कि जातिवाद? आप कहीं से उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं। और ये लोग देखिए, उनका मतलब है वो गुमराह कर रहे हैं देश को, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और इसमें उलझा कर रहे हैं, इसलिए उलझा रहे हैं। अब देखिए शाहरुख खान का चल रहा है, अब कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को KKR में खरीद लिया। BCCI को ऑब्जेक्शन करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है। अमित शाह के लड़के हैं वहाँ, अब अमित शाह का लड़का वहाँ सब कुछ कर रहा है जी। वो देखिए उस अच्छा है, और वहाँ के शेख हसीना जी को आप यहाँ गेस्ट बना के रखे हो, आप देशद्रोही नहीं हो, और आप वहाँ जा करके सब कुछ कर रहे हो, देशद्रोही नहीं हो। आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ व्यापार कर रहे हो, आप देशद्रोही नहीं हो। और उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी को लिया था, उसको देशद्रोही, वो भी BCCI करती है। एक चीज आप जान जाइए, जो देशद्रोही रहे वो इन्हीं 10 सालों में देशभक्त हो गए, ठीक। और जो देशभक्त थे, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इनकी महात्मा गांधी, इनकी कभी कोई जिक्र इनकी RSS और BJP नहीं करती है, कभी नहीं जिक्र करेगी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति टूट जाती है। अब क्या करते हैं ये, क्या करेंगे? दीनदयाल उपाध्याय और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति आप लगा दिए, इसको कहीं जातिवाद का नाम उठा? कहीं नहीं ना उठा। और अखिलेश यादव जी की सरकार में मीडिया चलाती थी यादव की सरकार, हाँ। अब देखिए वहां उन्होंने बना दिया, हाँ। तो कुछ नहीं, इन्होंने एक पार्क, लोहिया पार्क बनाया, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बना दिया, तो एकाना स्टेडियम, हाँ एकाना स्टेडियम। अब देखिए ये क्या कहते हैं, इनको जातिवादी बताते हैं। और अभी ताजा नमूना 3 मूर्तियां लगा दिए उसमें। ये कभी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगाए, कभी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाए, खुदीराम बोस की मूर्ति लगाए, कभी ये क्या नाम है आजाद अशफाक उल्लाह की मूर्ति लगाए। ये कभी जो ओरिजिनल, जिसने अपने फांसी पर चढ़ गए, उधम सिंह, भगत सिंह, इनकी कभी ये नाम नहीं लेंगे भूल को। जैसे ये नाम ले लेंगे तो इनको पाप लग जाएगा। और ऐसे ऐसे देशभक्त निकालते हैं जो अंग्रेजों के गुलामी करते थे, अंग्रेजों के जो दलाल थे, आज वो सब क्या हो गए? देशभक्त हो गए। जितने अंग्रेज के दलाल थे, गुलाम थे, वो सब क्या हो गए? देशभक्त हो गए। और जितने बेचारे देशभक्त थे जो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उनकी जिक्र इनके मुंह से नहीं सुन सकते, इनकी किताब से नहीं। इनके देशभक्त नाथूराम गोडसे, इनके दीनदयाल उपाध्याय, बताइए किस आज़ादी में इनका करे। आज इनके बारे में बोला जाता है कि भाई ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम करते थे, अंग्रेजों के साथ थे।
और ये देश माफी मांगे। हाँ, ये भी आरोप लगता हाँ, उस सावरकर, है। ये जितने हैं, मैं कुल मिला के ये है कि जितने उस समय देश को गुलाम बनाने में जिनकी भूमिका थी, जो अंग्रेजों के दलाली करते थे और उनसे मिल करके अपने ही देश के देशभक्तों के जासूसी करके उनको मरवा दिए, उनको उनकी हत्या करवा दिए, वो आज के डेट में देशभक्त हैं। और जो देशभक्त थे वो इनकी सूची में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। ये है अखिलेश यादव जी 2007 से लेकर 2012 तक की संघर्ष की हम चर्चा करते हैं। अखिलेश यादव जी की, मायावती जी की सरकार थी, एक फोटो वायरल होता है, एक नेता की फोटो पुलिस वो कुर्ता पुलिस वाला खींच रहा होता है, अखिलेश यादव जी छुड़वा रहे हैं, तो आप वहाँ मौजूद थे उस समय? आज देखिए, वो घटना मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम की ये घटना है। तो कोई पुलिस वाला उसको जैसे ऐसे खींचा तो इन्होंने बहुत तेजी से डांटा और जो कहा छोड़ो इसका। अच्छा, ऐसे उदाहरण आप बहुत देखे होंगे। आप एक बार, बहुत बार इन्होंने कार्यकर्ताओं पे, अगर इनके सामने, एक बार कन्नौज में धरना प्रदर्शन था, इन्होंने खुद किया था 24 घंटे का। वहाँ कब की बात है? इस सरकार से पहले का था, बसपा गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने कोतवाली और वहाँ घेराव का मतलब वो किया था कन्नौज में। उसके खिलाफ जो कार्यकर्ता यहाँ सोए थे, वहाँ के एसपी ने आकर के, और ये हुआ कि ये कल पुतला फूकेंगे, ये करेंगे, उसके ऊपर उन्होंने लाठी मार दी। आप सोचिए कि उस समय उनका देखने लायक था उनका क्रोध। और एसपी बैक फुट पे गए और उन्होंने ये बात को कहा कि कैसे आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने हमारे कार्यकर्ता को छू दिया। वो कभी भी अपने कार्यकर्ता को मार खाते पीटते कभी देखना पसंद नहीं करते, वो कभी बिल्कुल नहीं। और उनके साथ जब भी कहीं से आवाज आती है, कई लोग बताते हैं कि भाई कार्यकर्ता के साथ ही हुआ, तो अगर अपने नहीं जाते हैं तो इनका प्रतिनिधि मंडल जाता है और उसको जो भी मदद होनी चाहिए वो मदद करते हैं, उसको पूरा सहयोग करते हैं। जिस तरह से आर्थिक सहयोग और जो उसको मनोबल बढ़ाने का सहयोग है वो सब करते हैं। 2007 से 2012 तक मायावती जी की सरकार थी। अखिलेश यादव जी ने संघर्ष तो खूब किया, बहुत संघर्ष। कोई ऐसा संघर्ष, कोई ऐसा धरना जो आपको याद है अभी कि सरकार वाले रोक रहे हैं, पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं? अखिलेश यादव जी जैसे JPNIC पर चढ़ के चले गए थे, अभी दिल्ली में बैरियर फांदे थे, ऐसा कोई था कि फांद के चले गए? अभी आपने कई और उदाहरण देखे। एक बहुत चर्चा का विषय हुआ था, एयरपोर्ट से आ रहे थे, मायावती जी की सरकार थी और एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तार किया गया था, एयरपोर्ट से। ये कब की बात है? और बसपा गवर्नमेंट में, तो बसपा की गवर्नमेंट थी, तो हुआ था एक अधिकारी, बड़ा चर्चा का विषय बना था और थोड़ा लोगों ने अमर्यादित तरीके से गिरफ्तारी किया था। आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा कई बार। राजस्थान कैडर के अधिकारी थे शायद? नहीं, यहीं के हैं, यहीं के हैं। अब वो भी IPS से रिटायर हो गए, जो स्तंभ बनवाए हैं, नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने इस तरह का किया था। तो ऐसे तो बहुत जगह की बहुत घटनाएं हैं। और एक बार आपने देखा होगा लखनऊ में किसी कार्यकर्ता को, जिसमें सर फटा था, माननीय शिवपाल जी और ये रात के 12 बजे SSP आवास का घेराव किया। सुनील सिंह साजन का सर फटा था और वहां पर जा करके किए थे और SSP को सरेंडर होना पड़ा जी। छासंघ चुनाव को लेकर धरना था शायद? हाँ, धरना प्रदर्शन था जी। और 12 बजे रात को, और ठंडी खूब ज्यादा पड़ रही थी, उसमें उन्होंने जाकर के किया था। तो वो कार्यकर्ताओं की, हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ और हमेशा उनके दुख सुख जुड़कर, युवाओं से जुड़कर रहते थे हमेशा। अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो रथ लेकर निकले थे। तो ये रथ वाला जो सुझाव था, किसने दिया था कि रथ लेकर अखिलेश जी निकलेंगे
पूरे यूपी का भ्रमण करेंगे तो सरकार बनेगी, युवाओं में क्रेज आएगा। देखिए, ये दोनों चीज़ मुझे लगता है कि ये नेताजी का तो था उस समय, जनेश्वर मिश्रा जी जी। और नेताजी के ये विचार थे। जनेश्वर मिश्रा जी अखिलेश जी को बताते थे कि ऐसा कीजिए। हाँ, जनेश्वर मिश्रा जी और नेताजी ने ये कहा कि भाई यूथ हैं, अगर ये एक बार पूरे उत्तर प्रदेश का रथ लेकर के निकलेंगे तो युवाओं में एक जोश आएगा, युवाओं में एक विश्वास पैदा होगा और उनके अंदर एक जुनून पैदा होगा किसी अत्याचार से लड़ने के लिए। और उन्होंने दिखाया भी और सरकार भी बनाया और यूथ में एक आत्मबल पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि हमारा कोई नेता है जो युवाओं को आगे ले जाएगा। तो रथ लेकर जब निकले थे तो आप लोग को बहुत समस्या होती होगी, भीड़ रथ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। देखिए, वो उनका इतना बड़ा क्रेज है कि वो कहीं भी, आप मान लीजिए 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, इसके बाद आप देख रहे हैं कितना क्रेज है। किसी नेता में है? कहीं नहीं है। किसी नेता में इतना क्रेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहीं जूता भी छूट जाता रहता होगा आपका, दौड़ते भीड़ पूरा चढ़ जा रही है। बहुत ऐसी भीड़ हुई है देवरिया में। आप लोग धक्का देते रहते होंगे कार्यकर्ताओं को, तो अखिलेश जी ये नहीं कहते थे धक्का ना दीजिए? देखिए, धक्का नहीं दिया जाता था, मतलब यह है कि हटाया जितनी जाता भीड़ को हटाया जाता हाँ। है। तो कभी हम भी तो धक्का में गिर जाते हैं, पब्लिक का प्रेशर से हम भी बहुत बार गिर चुके हैं, बहुत बार हमको चोट लगी है, कई बार कटा हुआ है, कई बार हम लोगों को चोट लगी है, पैर मोच गए हैं, जूते निकल गए हैं। तो वो इतनी भीड़ होती है, इनका इतना क्रेज है कि अभी आपके फैजाबाद, लखनऊ से फैजाबाद अगर चले जाएं, ठीक है, रोड शो खाली जगह फैजाबाद जा रहे हैं तो आप समझिए कि दूना टाइम लगेगा उनको फैजाबाद पहुंचने में। हर 200-400 मीटर पर भीड़ करेगी और पूरा कहिए कि हाईवे जाम हो जाए। हम लोग एक बार गए थे, पूरा हाईवे जाम था। क्रेज है, ये क्रेज है उनके, जब सरकार नहीं है तब। और कहीं बीच में सरकार आ जाती तब तो सरकार आएगी सरकार। उन्होंने इसीलिए पीडीए का जो इजाद। अच्छा, 2024 में सर आप ये देखते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, अगर ये ना हुआ होता तो क्रेज डाउन हो जाता कुछ? क्या मतलब? जैसे 2024 में मान लीजिए समाजवादी पार्टी 37 सीट अपने दम पर लाई, कांग्रेस को भी जिताया, और 2024 में समाजवादी पार्टी का वो ना हुआ होता, जो उम्मीद नहीं थी सबको, मीडिया वाले 1 सीट दे रहे थे आजमगढ़, वो नहीं हुआ होता तो जो क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा, ग्राफ घटता। देखिए, ये जो सरकार की जो नीति है, जो ये संविधान के खिलाफ जा कर के एक तरह से कहिए डिक्टेटरशिप, जो ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं, और जो मीडिया उसमें पूरा सहयोग कर रही है, पूरा मीडिया सहयोग कर रही है, और इनके डिक्टेटरशिप में ये तानाशाह के रास्ते पर चला है, तानाशाही के रास्ते पर जा चुकी है। देश एकदम गुमराह हो गया। इन लोगों ने देश को गुमराह कर दिया है और तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं। अगर यही रहा तो एक दिन कानून नाम की चीज नहीं रह जाएगी, तानाशाह हो जाएंगे। कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी का घर लूट लेगा, कोई कहीं रेप कर देगा, कहीं बलात्कार करेगा, कुछ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और अगर पता लगा कि यह जाति वाला जो बात आप बोले, पता लगा अगर उस जाति से है, आपने कहा कि ये फला आदमी है, तो वो उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, उसके बदले में आप किसी दूसरे जाति के 4 नाम बता देंगे। मैंने एक बार बताया कि विधानसभा में वो घटना पर नाम बता दिए, कफ सिरप वाला मामला आया, ठीक। अब सारी दुनिया चिल्ला रही है किसके लिए, कि कफ सिरप में इनका योगदान है, ये है, फलाने हैं, ढमाके हैं, सब लोगों को बताया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी क्या बता रहे हैं? फोटो दिखा रहे हैं, समाजवादी लोग हैं, 2-3 यादव का नाम ले रहे हैं, 2-3 यादवों का नाम ले लेंगे, तो वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। अब जिसके ऊपर कार्रवाई होना है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात किसके ऊपर कर रहे हैं कि 4 यादवों का फर्जी नाम
उनके सामने जोड़ दे रहे हैं हम्म, कि ये यादव लोग हैं। हम्म। अच्छा, जो ब्राह्मण मीटिंग हुआ था ब्राह्मण विधायकों का, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर आदमी इनके तानाशाह रवैये से परेशान है। हम्म, ब्राह्मण अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है वहाँ पर, हम्म, तो उन्होंने, भाई हर आदमी स्वतंत्र है, अगर उन्होंने वहाँ बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा और खाया तो इतना, मतलब उनको इतनी डांट पड़ी है, इतना तरह तरह की चीज़ें हुआ है और कितना उनको धमकाया गया है, कितना क्या किया गया है कि बैक फुट पर वो लोग चले गए। और बाटी चोखा खाने वालों के अंदर भी दिलेरी नहीं थी। अरे खाए तो सीना ठोक के बताओ कि हमने खाया है और हमारी ये बात है। लेकिन ये भी दुबक गए, फिर वापस अपनी जान बचाएंगे। अरे अब खाया तो खाया, ये बताओ कि हमने बाटी चोखा खाया, भाई हम लोग इकट्ठा किए थे। और देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है, इसके पहले ये हुआ था कि कोई जातिगत मीटिंग नहीं करेगा। एक बार राजकुमार भाटी जा रहे थे, उनको कार्यक्रम नहीं करने दे रहे थे, कह दिए कि आप गुर्जर समाज की सभा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं चौपाल लगाने जा रहा हूँ, उनको ये काम नहीं करने दिए। और वहीं करड़ी सेना का खूब तांडव हुआ, मार तलवारें भाजी गई मैनपुरी में। अभी आप बृजभूषण सिंह चीफ गेस्ट थे। अभी मीडिया में आप देखा, कुछ लोगों ने हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और इस पे अपनी रोटी सेकने के लिए तलवार बांट रहे थे, फरसा बांट रहे थे। तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था, ये नहीं दिखाई दे रहा था। और ये कहे थे कि हम कोई अपने गाड़ी पर, अपने वाहन पर कोई जाति नहीं लिखाएगा, ठीक। और सब काम यही कर रहे हैं, सारा काम यही कर रहे हैं। तो ये कुछ काम इनके ऐसे है कि अगर दूसरा करेगा तो वही, अगर मान लीजिए ये बलात्कार करें तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अगर दूसरे से गलती हो जाएगी तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ये करेंगे तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अभी किसी बाबा ने रिमांड पर छूटा है और जैसे लग रहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा लगी हो, मुख्यमंत्री की सुरक्षा लगी हो, इस तरह से प्रोवाइड किया गया था। सायरन बजाती हुई गाड़ियों का काफिला जा रहा है। जो बलात्कारी आरोपित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, अब उसको छोड़ रहे हैं। और एक विधायक समाजवादी पार्टी का 32,000 रुपए की चोरी के नाम पर, दीपक यादव, उसको आप रिमांड पर ले आते हैं। कोर्ट ने कहा कि वकील भी जाएगा और इनके साथ ये रहेंगे। सबसे पहले पुलिस ने उसके घर का सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब अब भारत में सबसे बड़ा अपराधी यही है, सबसे बड़ा आतंकवादी है। 32,000 की फर्जी चोरी के मुकदमे में उसके खिलाफ आप तो इतना कर रहे हो जैसे कुख्यात आतंकवादी हो। और जो उनके ऊपर रेप का मुकदमा है, जो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई, वो जो पेरोल पर आए हैं, उनकी जरा सुरक्षा देख लीजिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। तो ये कुल मिला के आप हार्दिक जी, आप ये समझ लें कि ये लोग देश को धर्म जाति के नाम पर बांट दिया है। अब देश में इतना कलह पैदा कर देंगे कि हर आदमी से लड़ाई करेगा, हर आदमी से नफरत करेगा, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो जात के नाम पर। इसी में उलझा रहे हैं। आइए, उलझा क्यों रहे हैं? कुछ बाबाओं को इन लोगों ने, पूरा बाबाओं को एकदम हायर किए हुए हैं, उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ इनको दे रहे हैं कि आप समाज को गुमराह करो, अंधविश्वास फैलाओ, पाखंड फैलाओ, और तरह तरह के बयान, बाबाओं के बयान आप देख लीजिए। अभी श्रद्धेय नेताजी का जो मूर्ति लगनी थी वहाँ पर महाकुंभ में पिछले बार में लगी थी, इस बार भी लगी। अच्छा ये बताइए, वो मूर्ति लगा रहे हैं, आप 10-10 कदम पर तमाम होल्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा रहे हो, तो वो राजनीति नहीं हो रही है, उससे अशांति नहीं फैलेगी। और एक दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों का जो मसीहा है,
उसके मानने वाले लोग जो भगवान स्वरूप मानते हैं उनकी मूर्ति लगा करके और वहाँ तमाम श्रद्धालुओं को, बाबाओं को दूध पिला रहा है, खाना खिला रहा है। पिछले बार मैं वहाँ था, जी। मैं भी जाता था। आप सोचिए, हजारों हजार लीटर दूध वहाँ पिलाने का काम किया, रोज 200-400 आदमी को खाना खिलाया। और एक और मजे की बात, सारे बाबाओं के आश्रम में सरकारी राशन जाता था, सरकारी सारी सुविधाएं सरकारी जाती थी। और ये आदमी अपने, सरकार ने कोई सुविधा नहीं दिया, इसने अपने बल पर पूरे कुंभ में गरीबों को और श्रद्धालुओं को, भक्तों को खूब खाना खिलाया, दूध पिलाया, लस्सी पिलाया, सब कुछ किया। और अब ये अनैतिक कार्य कर रहा है। इनकी मानसिकता देखिए। अभी मैंने देखा कि जहां वो राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है, रोज बीडीएस टीम जाती है, एस चेक टीम जाती है कि जैसे यहाँ जैसे सुरक्षा, जैसे कोई वीआईपी आता है तो उसकी सर्च की जाती है कि कोई बम न छिपा हो, कोई माइंस न लगाया हो, कोई ऐसे ट्रूप्स न लगाए हों जिससे वीआईपी को खतरा हो। तो अब देखिए, वहाँ ये तलाश रहे हैं, बम तलाश रहे हैं, वहाँ ये कर रहे हैं। तो इनसे इनकी सोच का पता लगता है कि इनकी नीयत कैसी है। ये सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, ये नीयत ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जैसे लगता है कि यहाँ बम आया है, कुंटल 2 कुंटल एक्सप्लोसिव आया है, ठीक है। जहाँ एक्सप्लोसिव आया 2.5 कुंटल, वहाँ तो तुम पकड़ नहीं पाए, तुम्हारी सारी सब एजेंसियाँ फेल हो गई। पुलवामा हो गया, फेल हो गए, पालेगांव हो गया, तुम फेल हो गए। तो ये सब तुम्हें नहीं दिखाई देता है। और एक महापुरुष के नाम पर वहाँ गरीबों को भोजन दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, तो वहाँ बीडीएस टीम चेक कर रही है कि देखिए यहाँ समाजवादी कोई बारूद का जखीरा तो नहीं। नेताजी जाने के बाद भी खटक रहे हैं। ये लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि ताकि आप बेरोजगारी पर बात न कर सकें, शिक्षा पर बात न कर सकें, और देश की आर्थिक व्यवस्था पर बात न कर सकें, गरीबी पर बात न कर सकें, आरक्षण पर बात न कर सकें। इससे आपका दिमाग पूरा देश को हटा करके, देश का दिमाग मतलब उनकी उससे भटका करके ये धर्म पे ले जा रहे हैं ताकि आदमी इसमें उलझा रहे और ये सब करते। जो वीवीआईपी होते हैं, क्या वो चाहते हैं कि हमारी जात के सुरक्षा अधिकारी रहें, सुरक्षा कर्मी जो रहें हमारी जात के रहें, उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे? देखिए, ये बड़ा इशू नहीं है। ये तो थोड़ा सा एक चीज़ ये होता है कि आदमी थोड़ा से ये सोचता है कि कौन आदमी हमारे साथ कंफर्ट होता है। जैसे ड्राइवर, तो ड्राइवर को भी कंफर्ट समझते हैं कि ये ड्राइवर हमसे अच्छा है, कंफर्ट है। और सिक्योरिटी में भी वही है। तो ये कोई बहुत इस तरह का नहीं है। थोड़ा बहुत ये है कि बहुत लोग हैं, हर जात की सुरक्षा में हैं, हर समाज के हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो ये कोई बड़ा इशू इस तरह का नहीं है। जो जिसके साथ अच्छे से लोग थे, दूसरी जात के लोग, हमारे यहाँ सिक्योरिटी दूसरी जात के लोग थे, नेताजी के साथ लोग हर जात के थे, हर जात धर्म के थे, सबको मानते थे, सबको मान लेते हैं। अब जिससे जिसकी पटती है, आपकी किसी हरिजन से आपकी बहुत अच्छी पटती हो तो आपके समाज का कोई हो उससे नहीं पटती है। कोई ब्राह्मण से है आपकी बहुत दोस्ती है तो आप उसको रख लोगे। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अखिलेश यादव जी की सादगी की खूब चर्चा होती है। सादगी 1998 में जब आप मिले तब से लेकर अभी तक वही है कि चेंज हो गया है? क्योंकि अभी तो काली सदरी, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कुर्ता, लाल टोपी। देखिए, नेताजी के गुण सारे उनके अंदर हैं। उन्होंने, नेताजी विदेश गए, कई लोगों ने कहा कि नेताजी विदेश में वहाँ ये हुआ कि सूट पहनेंगे। नेताजी ने कहा ना, नेताजी जब भी विदेश गए धोती कुर्ता में ही गए। विदेश में? हाँ, धोती कुर्ता में गए। मुझे एक बात याद आ गया कि बेनी प्रसाद वर्मा जी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी कहीं गए थे तो बंद गले का सूट पहन कर आए जी। और वो थोड़ी पार्टी से हट गए थे, तो कांग्रेस में गए थे। आए। जब फिर दोबारा आए मिलने तो आपने देखा कि नेताजी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। मैंने उन्होंने एक थोड़ा से मजाकिया लहजे में कहा कि वर्मा जी,
ये सूट कब से पहनने लगे? वर्मा जी भी धोती कुर्ता के धोती आदमी थे। कुर्ता छोड़कर सूट कब पहन लिए? हाँ, पहले तो धोती कुर्ता ही उनको पसंद था, तो वो नेताजी को जो पसंद था वही वो किए। शाकाहारी थे, जो धोती कुर्ता पहनते थे धोती। दूध दही पसंद था। अब हाँ खूब। और माननीय अखिलेश जी भी आप देखिए, जब से राजनीति में आए उन्होंने जो कुर्ता पैजामा पहना, इसके बाद राजनीति में उनको किसी कपड़े में नहीं। आप दोनों मैडम को भी देख लीजिए, राजनीति में सादगी की एक मिसाल है। सांसद डिम्पल मैडम एक सादगी की मिसाल है, और माननीय अखिलेश जी सादगी की एक मिसाल है कि ये। और एक बात और है, उन्होंने एक, मुझे याद है कि कभी कभी जब मीटिंग वो होती थी तो जनेश्वर मिश्रा जी, नेताजी और ये लोग लाल टोपी लगाते थे, तो मीटिंग के समय लगाते थे। 1 घंटा 2 घंटा के लिए लोग लगाते थे, और वो भी सब लोग नहीं लगाते थे। आज माननीय जी ने टोपी लगाना शुरू किया, हर सफाई जेब में टोपी लेके चलता है। तो गमछा भी गमछा वाला ट्रेंड में आ गया। अब ये है, और ये बड़े एक तरह से आप समझिए कि माननीय अखिलेश जी खुद ब्रांड है। अब वो मोटा कुर्ता पैजामा पहनते हैं 8 प्लाई का, वो कुर्ता पैजामा ब्रांड हो गया। पैजामा नहीं, वो पैंट की स्टाइल है। और सारे यूथ, पुराने लोग भी उसी तरह का कुर्ता पहन रहे हैं, उसी तरह का पैजामा है, वो पैंट है, पैजामा की शक्ल में वो पैंट है। माननीय जी ने पहनना शुरू किया, अब सारा यूथ, सारा नेता वही पहन रहा है। उन्होंने टोपी लगाना शुरू किया, और बिना टोपी को आप उनको नहीं देखेंगे, हमेशा टोपी लगाए। तो वो भी टोपी लगाए, सदन में भी टोपी लगाते हैं, पार्टी कार्यालय में टोपी लगाते हैं, हर कार्यक्रम में। सादगी ऐसी कि अनंत अंबानी की शादी में वही कुर्ता सदरी पहनकर चले गए। उतने बड़ी शादी में लोग सोचते थे कि ये बहुत बड़ा कोई सूट पहन के जाएंगे, बहुत वीआईपी पहन के जाएंगे, वही कुर्ता पैजामा, वही सदरी। ठीक है, सारे नेता अपना बदल देते हैं, लेकिन वो वही गए, वही ब्रांड है। जब चुनाव प्रचार होता था, चाहे 2012 हुआ, चाहे 2017 हुआ, चाहे 2014 हुआ, आप देखते रहे होंगे कि अखिलेश जी यात्रा में क्या खाते थे, क्या पसंद था? बहुत सादा, बहुत नॉर्मल, वो बहुत कुछ नहीं, सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी, और कभी, और बोलते भी हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सादा खाना। और गरीब से गरीब के घर में सादा खाना खाना वो पसंद करते हैं। कार्यकर्ता अगर खाना ले आए, मान लीजिए आज फैजाबाद के सर्किट हाउस में रुके हैं, कोई कार्यकर्ता ले आए खाना अपने घर से बनवा के, तो खा लेते थे? खा लेंगे। हम लोग बल्कि चाहते थे कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से कि न खाएं, लेकिन न। बनारस से एक आदमी दही लेके आता है, जबकि इनके घर दूध दही की पर्याप्त है, गाय भैंस इनके घर में है। वो जो लोग फालतू के बताते हैं ना कि गौ सेवा तो असली गौ सेवा तो इनके यहाँ होती है। असली गौ सेवा यादव होते हैं। हाँ, यादव क्या बहुत गाय भैंस है। और उसमें भी हमेशा इनके घर में गाय रखी जाती हैं और बड़ा खुशहाल रहती हैं। गौ सेवा तो ये करते हैं। और जिनके घर में गाय नहीं है, कुत्ता पाल रखे हैं शहर में, वो गौ सेवा की बात करते हैं। देश के सामने वो गौ सेवा की बात करते हैं। अब सही अच्छा याद दिलाया, अभी उनके एक प्रवक्ता ने गाय में भी क्वालिटी बना दिया, मिथुन गाय। हाँ, अब देखिए जैसे प्रश्न उठा तो उन्होंने कह दिया कि जिस गाय को सींग निकली होगी, ठीक है, या डील वाली गाय होगी, तो उस गाय का मतलब नहीं खाएंगे, वो गाय खाएंगे। ये जब अभी तक तो ये इंसानों को बांट रहे थे, जातियों में बांटा, धर्म में बांटा, इंसानियत को बांटा, इंसानों को बांट दिया, अब ये जानवरों को भी बांट दिया खाने पीने में। अब देखिए अब ये क्या बांटने वाले हैं। आप जितने मतलब देशद्रोह का काम करेंगे और धर्म के खिलाफ काम करेंगे, ये सब लोग वही होंगे। इन लोगों का ये है कि ये देखिए कुल मिला के मुझे जो लगता है, ये जो काम आरोप लगाएंगे दूसरे के ऊपर और वही काम ये करेंगे। जैसे ये कहेंगे कि
गौ हमारी माता है, हमको आपको बताएंगे, और अपने ही गौ को गौ माता नहीं मानेंगे। हम गाय को सेवा करते हैं, सब कुछ करेंगे, हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। हम अगर देशभक्त हैं तो ये लाइसेंस हमको देंगे और देशद्रोह का काम ये करेंगे। तो हमने बताया ना कि जैसे इन्होंने जितने हमारी आज़ादी में जितने देशभक्त थे वो इनकी सूची में कहीं नहीं है। न उनके नाम पर कोई रोड नहीं बनाएगी, कोई कुछ नहीं बनेगा, कोई उसका जीता जाता उदाहरण अभी एक हफ्ता पहले आपने देखा है, 3 मूर्तियां लगी हैं और तीनों का रोल देख लीजिए कि आज़ादी में इनका क्या रोल रहा। कोई माफ़ी मांग रहा था, कोई सहयोग कर रहा था, कोई जासूसी करके अपने ही देश के लोगों को मरवा रहा था, ठीक। और यही जैसे आरएसएस की जो है, ये आरएसएस टोटली देशद्रोही का काम करती थी, उनके खिलाफ थी। और ये अब हमको सर्टिफिकेट देते हैं कि हम देशभक्त हैं, कि आप देशभक्त हो, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, धर्म का सर्टिफिकेट ये बांट रहे हैं। और जितने भी आपको स्कैंडल पाए जा रहे हैं, अच्छा जितने जासूसी करते पकड़े गए वो किसी न किसी इन्हीं के संगठन के लोग मिले, कोई बजरंग दल का मिला, कोई ये मिला, आतंकवादी गतिविधियों में मिले, जासूसी करते हुए इन्हीं के लोग मिले। मतलब मैं इधर देख रहा हूँ कि हर अपराध के पीछे इनके किसी न किसी संगठन का आदमी उसमें जुड़ा हुआ है। नेताजी याद आते हैं? नेताजी तो याद की बात करें, नेताजी जिंदगी भर याद आएंगे। अब नेताजी की मैं अपनी पर्सनल एक बात बता दूं, मेरी सबसे बड़ी बहन थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ और मैं नेताजी मुख्यमंत्री थे, मैं कैबिनेट में वहाँ बैठे थे, मैं वहाँ गया तो मैंने कहा कि नेताजी मेरी बहन को कैंसर हुआ है, पीजीआई में इलाज चल रहा है और ऑपरेशन होना है। ये 25-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो नेताजी ने उनको बुलाया, मिश्रा जी थे, नाम भूल गया, मिश्रा जी थे, वो वित्त प्रमुख सचिव वित्त थे। उन्होंने कहा सुनो इसकी बहन का ऑपरेशन होना है और पैसा भिजवा दो। उन्होंने कहा कि डीएम की सर रिपोर्ट आ जाएगी और डीएम की रिपोर्ट आ जाएगी, हम तुरंत दे देंगे। उन्होंने कहा सुनो डीएम की रिपोर्ट तुम नहीं जानते हो डीएम की रिपोर्ट कैसे आती है और कितने दिन में आएगी, लेखपाल कैसे रिपोर्ट लगाएगा। एक काम करो, ये देखिए नेताजी की तरतीब। नेताजी ने कहा कि एक काम करो कि डीएम को बोलो कि जितना पैसा बिल है पीजीआई का उतना पैसा वो भेज दे और रिपोर्ट आती रहेगी, फॉर्मेलिटी तुम बाद में करना। ये नेताजी का काम था। पैसा आ गया, ऑपरेशन हुआ, 10-15 दिन के बाद अपना रिपोर्ट लग करके आई। एक बार नेताजी मुख्यमंत्री थे, एक आदमी का 10,000 कर्जा ट्यूबवेल का था, तो उसने आके कहा कि नेताजी ये हमको वो करना है, हम आरसी आ गई है, हमारा वो घर का नाम है, 10,000 है नहीं हमारे पास, है नहीं तो कैसे हो जाए। उन्होंने एक प्रमुख सचिव थे साथ जो चल रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि ये बताओ ये कैसे हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि सर ये नहीं हो पाएगा, जमा करना पड़ेगा। नेताजी ने कहा कि सुनो अच्छा ये बताओ कि हिंदुओं के लिए गीता सबसे पवित्र है और मुसलमानों के लिए कुरान, बाबा साहेब पंजाबियों के लिए ये साहेब ये ग्रंथ उनको बाबा साहेब का वो क्या है बाइबिल, क्रिश्चियन है तो बाइबिल उसके लिए पवित्र है। हमारे लिए जानते हो हमारा घोषणा पत्र ही हमारे लिए गीता है। और आप आईएएस इसलिए हो कि इसलिए नहीं कहने के लिए हो कि ये काम नहीं हो पाएगा, आप इसलिए मुख्यमंत्री के सचिव हो कि आप इस काम को कैसे करना है इसके लिए हो। तुरंत उन्होंने नेताजी की मंशा को समझ गए और तुरंत कहा कि नहीं सर वो हम समझ गए, वो हो जाएगा, और उसका कर्जा माफ हो गया। तो नेताजी ब्यूरोक्रेट से काम कैसे लिया जाता है ये चीज़ नेताजी को बखूबी आता था, काम लेना। और जो चीज़ कैसे जब जानते हैं जब हुआ था तो उन्होंने एक बार कहा था कि चुंगी माफ़ कर दूंगा, और नेताजी शपथ लेने के बाद गए जब सारी चीज़ आए तो चुंगी माफ़ का जो सूची थी उसमें नाम नहीं था। नेताजी ने उसका नाम लिख करके उन्होंने कहा कि चुंगी माफ़ हो गई। किसानों के मसीहा, हाँ किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा। नेताजी ने
एक सोच पैदा किया कि दलित के अंदर एक सोच पैदा किया, पिछड़ों के अंदर एक सोच पैदा किया कि तुम भी पढ़ लिख करके ऊंचे पद पे जा सकती हो, तुम भी पढ़ करके डिप्टी एसपी हो सकते हो, कलेक्टर हो सकते हो, जज हो सकते हो, तुम हो सकते हो। ये विश्वास उनके अंदर भरा और ये चीज किया कि तुम ये सब हो सकते हो। हाँ, दलितों में ये भरा कि तुम दलित हो, पढ़ लिख करके तुम मुख्यमंत्री हो सकते हो, प्रधानमंत्री हो सकते हो, तुम मंत्री हो सकते हो, सांसद हो सकते हो, विधायक हो सकते हो। ये एक पैदा किया नेताजी। एक तरह के समझिए कि वो हैं, एक सोच है, एक विचारधारा वो है, वो साधारण इंसान नहीं है। अब समझ में आता है कि नेताजी क्या थे। और नेताजी तो कभी, जब तक आदमी हम लोग जीवित रहेंगे तब तक नेताजी को भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, हमेशा नेताजी याद रहेंगे। पंचायत का जो चुनाव था उसमें आरक्षण ले आए और दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य बनने लगे सब। एक विधायक थे मैनपुरी के, दयाल कर रामेश्वर दयाल या क्या नाम था, उनके यहाँ शादी थी। दोपहर, नेताजी दोपहर में शादी का करते थे, दिन में हो। जब वो शादी थी तो वहाँ लोग सोचते थे कि ये जमादार थे, तो वो लोग सोचे कि इनके यहाँ खाएंगे कैसे। नेताजी बैठे थे और नेताजी उठाए प्लेट और गए वहाँ, सब्जी लिए, पूड़ी लिए, जितने लोग थे सब उठा लिए प्लेट, सबने खाना खाना शुरू कर दिया। तो वो इस स्तर के थे। वो तो दलितों के, गरीबों के, बेबस लोगों के, मजलूमों के मसीहा थे, मसीहा थे। 2027 में क्या देख रहे हैं सर? 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सरकार बनाएंगे और इस उन्होंने जो पीडीए का इजाद किया है, पीडीए के दम पर, पीडीए के बल पर, और जो उन्होंने पिछला अपना विकास किया है, वो लोगों को याद आ रहा है कि 10 सालों में जो काम नहीं हुआ, ये उन्होंने 5 साल में करके जो आए हैं, उसके आधा का 1/4 भी विकास 10 सालों में नहीं हुआ है। जनता इसको महसूस कर रही है और जनता इनके कारनामों से ऊब गई है और जनता ये समझ गई है कि ये हमको धर्म, जाति और संप्रदाय और इसमें उलझा करके हमको गलत रास्ते पर ले जा करके ये खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जनता समझ गई है। अब जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। अब जनता समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। पूरा पीडीए मन बना लिया है कि हम समाजवादी की सरकार बनाएंगे और तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, तभी हमारे बच्चों को शिक्षा मिल पाएगी और तभी हमको आरक्षण मिल पाएगा, तभी हम अब बराबर के लाइन में खड़े हो पाएंगे। ये पूरा पीडीए परिवार को भरोसा है कि तभी ये सब संभव है जब सपा की सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं जो श्रोता इसे देखेंगे, सुनेंगे, आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको देखें, ये मेरी शुभकामना है। नए वर्ष में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विष्णुदेव यादव जी थे, अखिलेश यादव जी की सुरक्षा में 25 साल कार्यरत रहे। तमाम ऐसा किस्सा बता रहे थे जो अभी भी उनको याद है, यादगार है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।